अटेंशन फॉर ऑल 12th पास स्टूडेंट्स। CUET NTA लाया है इंडिया की टॉप 45 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का सुनहरा अवसर। CUET एग्जाम 2022 की तैयारी करें नेविगेट इंस्टीट्यूट के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से। एडमिशन लेने के लिए तुरंत डाउनलोड करें नेविगेट प्राइम ऐप और पाएं स्पेशल डिस्काउंट। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस ऑन 6268973110। नेविगेट इंस्टीट्यूट 227 वेदा बिजनेस पार्क, भंवर कुआं स्क्वायर, इंदौर। आज हमको स्टार्ट करना है हमारा नॉन टेक का पोर्शन जो आप जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको इसका एक क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, सिंपल क्लासिफिकेशन की। जो आपका ये वाला टॉपिक है जिसमें आपको ये सब पता है कि कितने मार्क्स आने है ना। आपके पास इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे 15 से 16 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, ये तो पता ही है। अब इस जो आपका जीके वाला पोर्शन जो है, ये जीके वाला पोर्शन आपसे क्या डिमांड करता है उसकी बात करते हैं। तो हिंदी में इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। एक अगर हम देखें तो पहला वाला जो पार्ट होगा वो होगा आपका एमपी जीके, है ना। इससे रिलेटेड है एमपी जीके, मतलब मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज पूछेगा। दूसरा आपसे क्या पूछेगा इसमें, तो दूसरा आपसे वो बेसिक इंडियन जीके, है ना। ये ज्यादा नहीं आता है बट पूछता है, मैं आपको इसका वेटेज बता दूंगा कितना है। और तीसरा यहाँ जो आता है वो आप बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, है ना। और उसमें भी करंट अफेयर में ज्यादा कुछ नहीं, अभी बता देता हूँ क्या चीजें पूछता है, बाकी ये आपके पास होगा। क्लियर। अब देखिए, अगर वेटेज की हम बात करें कि किसका कितना वेटेज है इसमें, तो पहली चीज ये जो एमपी जीके टोटल आपके पास 15 to 16 क्वेश्चन है, उसमें से 50% जो होगा वो एमपी जीके का पेपर होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 7 to 8 या 8 to 9 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आपके किससे आने वाले हैं, एमपी जीके से आएंगे। क्लियर। उसके बाद जो आपका ये बेसिक इंडियन जीके जो लिखा हुआ है, बेसिक इंडियन जीके की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 to 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 मान लीजिए, ज्यादा 5 नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और करंट अफेयर जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है ना, आप इसमें बोलेंगे कि रिमेनिंग जितना भी होगा 15-16 क्वेश्चन में जितना भी होता है, उसके बाद जो रिमेनिंग वाला पार्ट होगा वो कहाँ से आएगा, करंट अफेयर से। अब इन तीनों चीजों को देख लेते हैं एक एक करके। एमपी जीके पढ़ा रहा हूँ, ये जो बेसिक इंडियन जीके जो है इसको मैं आपको बताऊंगा, कुछ पढ़ा दूंगा और कुछ मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा कहाँ से करना है, या मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा कैसे करना है ना। ये चीज है। और तीसरा जो ये आपका लिखा हुआ है करंट अफेयर वाला पोर्शन, इस करंट अफेयर वाले पोर्शन के लिए 2 काम करना है आपको। क्या काम करना है, तो मैं शायद आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि आप एक अपना चैनल है टेलीग्राम पे, उस टेलीग्राम के चैनल पर या तो आप जाइए तो आपको नेविगेट इंस्टीट्यूट का भी मिल जाएगा, नेविगेट इंस्टीट्यूट पे आप सर्च कर लीजिएगा, करंट अफेयर आपको पूरा मिल जाएगा नेविगेट इंस्टीट्यूट के चैनल पे भी। और अगर नहीं मिलता है तो आप एक चैनल और है जो मैंने खुद ने बनाया था, उस चैनल पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, आपको ये करंट अफेयर वाली पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो आपको सर्च हो जाएगा दीप 1292 के नाम से। क्लियर। तो वहां से आपको करंट अफेयर मिलेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको क्लास में करंट अफेयर इतना सारा पढ़ाऊं, बट मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से क्वेश्चन कौन सा आएगा, और वो अभी बता देता हूँ, उसी के हिसाब से आप पढ़ते रहिएगा। अगर करंट अफेयर की केवल बात करें हम लोग, तो करंट अफेयर में आपसे क्या पूछेगा, पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो अपॉइंटमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, अपॉइंटमेंट्स, है ना। रिसेंट ईयर में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो पूछता है कि बताइए इस पोस्ट पे कौन व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, इस टाइप से 1 या 2 क्वेश्चन जो रहते हैं सीधे अपॉइंटमेंट में ही देते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आएगा आपका डेट से रिलेटेड, है ना। डेट एंड डेट जो होती है ना, कि ये वाला डे या डेट जो होती है उस हिसाब से। और यहाँ पे आपको साथ में एक काम और करना पड़ेगा कि उस डे की जो थीम है वो क्या थी। क्लियर। ये 2 चीजें आप स्पेशली करंट अफेयर में करिए। उसके बाद जो बेसिक चीजें होंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। इसको मैंने ऑलमोस्ट 5 मंथ का कंपाइलेशन है उसमें, नवंबर से लगा के अभी मिड मार्च तक का, तो आप उसको वहां से देख लो एक तो, ठीक है, थोड़ा जो बन जाएगा वहां पे। और उसके बाद अभी कुछ करंट अफेयर में फिर से शेयर कर रहा हूँ, अभी थोड़ा बिजी था तो नहीं कर पाया था। तो आप डेली में सिंगल पेज आपके पास आता है, 8 से 10 फैक्ट्स होते हैं और बाइलिंगुअल है वो, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप उसको जाके रेफर कर सकते हो। तो ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन कितने आना है, तो आप समझ लीजिए 3 to 4 क्वेश्चन जो होंगे इसके होंगे। यहाँ पे इन दोनों का आप समझ लीजिए कि आपके पास ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन इन दोनों से बनने वाले, है ना। और मेजर जो पोर्शन है वो आपका एमपी जीके वाला है। फिर ये चीज हमको देखना है, ये हमारा सिलेबस है किसके लिए, तो जीके वाला जो पोर्शन लिखा हुआ उसके लिए सिलेबस है। क्लियर। चलिए अब देखिए,
ये तो हो गई बात, केवल एक आपको मैंने क्लासिफाई किया है कि आपसे जीके में क्या क्या पूछेगा। अगर हम एमपी जीके की बात करें, स्पेशली एमपी जीके की जब बात करते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस एमपी जीके को आपको कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप पहले एमपी की ज्योग्राफी को देखोगे कि एमपी की ज्योग्राफी क्या है, कैसी क्या है ना, मतलब आप देखने वाले हो मध्य प्रदेश का भूगोल, क्या देखोगे, मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एमपी जीके में, तो आप पहला पार्ट ज्योग्राफी हो गया, दूसरा पार्ट जो आप देखोगे, आप वहाँ देखोगे पॉलिटी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी के बारे में पढ़ना, और इसमें भी पॉलिटी में मतलब राज व्यवस्था, ठीक है। और इस स्पेशली पॉलिटी वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आपने सुना ही होगा पंचायती राज, है ना। ये पंचायती राज आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और व्यापम का फेवरेट टॉपिक भी है, क्यों, क्योंकि आप दूसरी एग्जाम्स देखोगे, जैसे मान लीजिए आपका एसआई होता है, जैसे आपका पटवारी का पेपर होता है, और आपका जो ये नर्सिंग वगैरह के जो पेपर होते रहते हैं, उसमें स्पेशली वो ये पंचायती राज देता है। तो व्यापम वालों के पास इसका क्वेश्चन का ढेर उठा के इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पॉलिटी का स्पेसिफिकली आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तीसरा पार्ट इसमें क्या देखना है हमको, तो तीसरा पार्ट हम जो देखेंगे वो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मतलब आप बोलेंगे कि ये हम इतिहास पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का, क्लियर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इतिहास से, पर फिर भी आते हैं, एक बार इसको देख लेंगे अपना काम हो जाएगा। बहुत आसान है, छोटा सा ही है, मतलब ये समझ लीजिए कि एक आध क्वेश्चन आएगा, एक से दो क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं आएगा। ज्यादा जो मेन पार्ट आता है वो ज्योग्राफी से आता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इसी का है ना। सबसे ज्यादा आपको फोकस जो करना है वो सबसे ज्यादा इसी का है, किसका, मतलब ज्योग्राफी का, क्लियर। और एक पार्ट और बचता है अगर एमपी जीके में आप देखोगे, जिसको आप बोलते हो आर्ट एंड कल्चर। क्या बोलोगे, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, ठीक है। यहां से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं, कंफर्म नहीं है। जैसे आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश में कौन सा मेला, कौन सा उत्सव, कौन सा समारोह कहाँ लगता है, किसकी समाधि कहाँ पर है, कौन कौन से यहाँ पर फोर्ट्स वगैरह हैं, है ना, कौन कौन सी केव्स है, गुफाएं कौन कौन सी है, उस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं। यहाँ की जो जनजातियां हैं, एसटी एससी के बारे में, क्लियर। तो ये चीजें क्वेश्चन पूछी जाती है किससे रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है। तो हमको मध्य प्रदेश को इतने पार्ट्स में कवर करना है, ये आपके पास टोटल सिलेबस है केवल एमपी का, ठीक है। इंडियन जीके का मैंने आपको बताया गया, इंडियन जीके जो होगा उसको मैं अलग से बता दूंगा आपको, और आपका जो करंट अफेयर है वो आपको प्रिपेयर करना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मैं बताते रहूंगा, बट फिर भी, है ना। चलिए तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सब कुछ प्रॉपर है, सबको सुनाई दे रहा है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है सब, चले करो शुरू। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम एमपी की बात करते हैं तो पहले दो तीन बातें जान लीजिए। मध्य प्रदेश की बात करो तो पहली चीज देखो, दो बातें हैं, मैं साफ साफ पहले लिख देता हूँ, ये इतना सा ही लिख रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। पहले चीज, मध्य प्रदेश को आप ऐसे याद रखोगे कि मध्य प्रदेश आपका सोया स्टेट है। क्या याद रखोगे, सोया स्टेट है। सोया स्टेट क्यों, क्योंकि सोयाबीन इंडिया में सबसे ज्यादा जो सोयाबीन प्रोड्यूस करता है वो मध्य प्रदेश करता है ना। तो सोया स्टेट बोलोगे, पहली चीज। दूसरा, इसी को आप बोलोगे टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट मतलब बाघ प्रदेश, ठीक है, टाइगर स्टेट। अब इस टाइगर के साथ में मध्य प्रदेश लेपर्ड भी हो गया है, लेपर्ड में भी सबसे आगे है, वुल्फ में भी सबसे आगे है। तो ये सब नाम दे दिए गए हैं मध्य प्रदेश को। फिर मध्य प्रदेश को और क्या बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है हार्ट ऑफ इंडिया, है ना। इसको क्या बोला जाता है, हृदय प्रदेश, ठीक है, भारत का हृदय प्रदेश। और क्या बोला जाता है, तो आप मध्य प्रदेश के बारे में बोलोगे कि इसका ओल्ड नेम जो था वो था मध्य भारत। क्या नाम था इसका, मध्य भारत, है ना। तो ये कुछ नाम है जो किसके हैं, मध्य प्रदेश के हैं। अब इसमें भी ये जो मध्य प्रदेश है, जिसको आप आज की डेट में जानते हो कि इसका नाम मध्य प्रदेश है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था। तो आप बोलेंगे कि मध्य प्रदेश नाम दिया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश का जो नामकरण है या मध्य प्रदेश जिसने बोला है वो कौन है, सबसे पहले जिन्होंने इसका नाम मध्य प्रदेश दिया था वो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, क्लियर। अब बात ये नहीं है, ये तो मैंने सिंपल से आपको बताया कि मध्य प्रदेश को इन नामों से जाना जाता है। बट मध्य प्रदेश में आप दो पॉइंट देखेंगे, आपको पता भी होगा। एक बोला जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्या बोला जाता है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है, एक पॉइंट। और दूसरा बोला जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है ना। आप क्या बोलते हो कि मध्य प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो इन दो चीजों को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बारे में स्पेशली, ठीक है। ये अच्छा, आपको ऊपर ये जो पॉइंट है ये दिख रहा है क्या, ये मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। ये इतना ऊपर ना लिखूं मैं,
ठीक, चलिए गुड। अब देखिए क्या हुआ था, एक छोटी सी थ्योरी है, वो थ्योरी है या थ्योरी या कॉन्सेप्ट जो भी समझ लीजिए, या बोल दीजिए कि एक कॉन्सेप्ट ही है वो। एक्चुअल क्या है कि प्रैक्टिकली ऐसा किसी ने देखा नहीं है और उसका कोई 100% प्रूफ नहीं है। आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि आपके पास सबसे पहले, मतलब ये यूनिवर्स आपका नहीं था, ये बोल दीजिए कि हमारा सोलर सिस्टम नहीं था, तब आपके पास एक सॉलिड स्फीयर था। क्या था? सॉलिड कंप्रेस्ड स्फीयर था, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा संपीड़ित और ठोस गोला भरा हुआ था, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो सॉलिड स्फीयर था ना, ये बिल्कुल रेड हो रहा था। कैसा हो रहा था? इसका कलर था बिल्कुल रेड हॉट, ठीक है। मतलब ये क्या था? बहुत ही ज्यादा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। क्या था? टेम्परेचर बहुत हाई था। तो क्या हुआ, आपको ये चीज पता है कि जब किसी चीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वो चीज फैलने लगती है, और फैलने के कारण या एक्सपांड होने के कारण उसका क्या हुआ, इसमें क्रैक आता है। क्रैक आता है मतलब ये ब्लास्ट हो जाता है ना। ब्लास्ट जब होता है तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड होकर एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। मतलब आपको ये जो एक स्फीयर दिख रहा था, बिल्कुल एक ही स्फीयर था, इसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद इसके छोटे छोटे पार्ट्स है ना, डिफरेंट साइज के जो पार्ट होंगे वो क्या होते हैं, दूर भागने लगते हैं, एक दूसरे से दूर भागने लगे। अब हुआ क्या, इसी एक स्फीयर में से, इस एक स्फीयर में से एक आपका बन के आया क्या, सूर्य, और आपके जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, ठीक है। आपको क्या बोलना है, मतलब ये बिग बैंग थ्योरी बोलती है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी ने क्या बोला कि एक आपके पास कंप्रेस्ड सॉलिड स्फीयर था, मतलब ठोस संपीड़ित पिंड था, उसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद, ब्लास्ट होने का मतलब उसमें एक्सपांड हुआ, वो एक्सपांड हुआ और एक्सपांड होकर टूट गया। टूटने के बाद ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, उन्हीं से हमारे सन और प्लैनेट्स और जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, आपके जो मून सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं, वो सब इसी से बनता है, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे हमारा सोलर सिस्टम बना। ये किसकी बात है? ये बिग बैंग थ्योरी की बात है, ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी तो हो गई है ना। बिग बैंग थ्योरी हमको केवल बताई गई है कि ऐसा हुआ होगा, हम लोगों ने कुछ प्रूफ थे उसके अकॉर्डिंग मान लिया, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है आपसे। आपसे पूछा जो जाएगा वो अब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो क्या है, देखो जरा बताता हूँ मैं आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड होने के बाद हमारा सन और अर्थ बना। अब हुआ क्या कि आपका ये मान लीजिए बीच में कौन रहेगा, सूर्य रहेगा, और इसके आसपास में एक ही लाइन में बना देता हूँ, इसके आसपास आपका ये बुध, इसके बाद आपका शुक्र, फिर आपकी पृथ्वी, फिर इस तरीके से आपके प्लेनेट बनते गए, है ना, बृहस्पति वगैरह, क्लियर। तो ये जो प्लेनेट बने, ये क्या करने लगे, फिर इसके धीरे धीरे अराउंड क्या करने लगे, अपने एक पाथ में, अपने ऑर्बिट में क्या करने लगे, रिवॉल्व करने लगे। ये आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन बनी, मान लीजिए आपकी अर्थ है। अब अर्थ भी क्या करने लगे, ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये आपस में क्या करने लगे, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने लगे। इतना क्लियर, ये सबको पता है। अब हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये कि दो चीजें थी। पहली चीज, अब आप समझिए कि ये जो आपकी अर्थ थी, अर्थ अभी क्योंकि जब बनी है, तब आप ये समझिए कि आपका जो एक पिंड था, जो सॉलिड था, वो पूरा रेड हॉट हुआ था, है ना, बिल्कुल लाल था ना। तो अभी आपकी अर्थ भी कैसी है, बिल्कुल ये कैसी है, बहुत ज्यादा गर्म है, क्लियर, रेड कलर की बिल्कुल। लेकिन अब धीरे धीरे ये सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व करेगी तो इसके ऊपर धीरे धीरे हवाएं चलने लगी, है ना, रिवॉल्यूशन से हवाएं चलेंगी तो हवाएं चलने लगी। प्लस क्या हुआ कि यहाँ पर जो कुछ गैसेस थी, उनमें से H and O, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, तो वो बना लिया वाटर, क्लियर। तो अब दो चीजें एक साथ हो रही थी, हवाएं चल रही थी पृथ्वी के ऊपर जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, दूसरा पृथ्वी पर बन चुका था पानी। अब धीरे धीरे जैसे इसका रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, तो आपने ये चीज देखी होगी कि हमारे अर्थ पे सीजन्स आते हैं। सीजन्स मतलब आपके जो अर्थ है उस पे ऋतुएं आने वाली हैं। तो ऋतुओं की बात करते हो तो आप बोल देते हो कि एक तो आपका रेनी सीजन होगा, है ना, फिर आप बोल देते हो विंटर होगा, फिर आप बोल देते हो समर होगा। तो ये सिस्टम चालू हो गया अर्थ पे, क्लियर। और सिस्टम जब चालू हुआ तो जो आपका रेनी सीजन था, इस रेनी सीजन में क्या हुआ, बार बार क्लाउड बनते थे, पानी गिरता था, है ना। तो ऊपर वाली जो सरफेस थी हमारी अर्थ की, ऊपर वाली सरफेस, वो हो गई ठंडी। कैसी हो गई, ठंडी हो गई, कूल होकर वो आपको आज की डेट में जो ऊपर वाली सरफेस है वो दिखती है बिल्कुल हार्ड। ये वाला पार्ट आपका कैसा है, हार्ड पार्ट है, जिसको आप बोलते हो अर्थ का क्रस्ट है। क्या बोला जाता है इसको, ये आपका अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं आप भूपर्पटी, क्लियर। अब सुनिए, भूपर्पटी ये आपकी अर्थ की सबसे ऊपर वाला पार्ट, जहां पर आप रह रहे हो। लेकिन आपने एक और चीज देखी होगी, अगर मैं आपको अर्थ आज की डेट में बनाऊं तो आप ऐसा अर्थ देखते हो, ये आपको सामने वाला हाफ दिखेगा। यहाँ पे आपको इंडिया दिख जाता है ना, और अच्छे से अगर बनाना चाहूँ तो ये आपको इंडिया दिख जाता है। यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका वगैरह दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख जाएगा अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको मिलने वाला है यूरोप। ऐसी चीजें आपको दिखती है मैप में। तो ये कैसे हुआ वो देख लेते हैं।
अब क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी जो अर्थ थी, अर्थ जब ठंडी होने लगी, क्या होने लगी, कूल होने लगी, और कूल होने के बाद ऊपर वाली जो सरफेस है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के बाद वहां पर क्या होता है कि, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, अभी आपको क्या बताया, वाटर बन चुका है, और आपकी जो अर्थ है, इस अर्थ पे वाटर बन चुका है और सीजन्स आने लगे हैं। तो हमारा ना जब अर्थ बनी थी तो सबसे पहले एक बीच में एक पार्ट था जो आपका लैंड वाला पार्ट था। ये वाला पार्ट कौन सा था, लैंड वाला पार्ट। और बाकी जो पार्ट आपको दिख रहा था, ये सब पार्ट जो दिख रहा था, ये हमारा वाटर बॉडी वाला पार्ट था। कैसा था ये, वाटर बॉडी वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे केवल और केवल वाटर था। ठीक है, तो आप दो बातें याद रखो, लैंड वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल सेंटर्ड था। कैसा था, बिल्कुल सेंटर्ड था। और इस लैंड वाले पार्ट को जो था वो बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था, पेंजिया। ठीक है, ये पार्ट कहलाया पेंजिया। क्लियर। और जो आपका बाहर वाला, ये जो आपको पानी वाटर बॉडी दिख रही थी, ये कहलाई आपकी पेंथाल्सा। ये क्या कहलाया, पेंथाल्सा। ठीक है, तो पेंथाल्सा और पेंजिया, इनको नाम दिया हमने। क्लियर। अभी अब आप समझिए कि ये आपका 71% जो आप आज बोलते हो कि हमारे पास 71% एरिया पे क्या है, केवल वाटर है, और जो 29% आपका लैंड पार्ट है वो ये था। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ रही है। एक सेंटर्ड हमारे पास लैंड थी और उसके आसपास पानी भरा हुआ था। अब हुआ क्या, ये क्या हुआ कि आपकी पृथ्वी जब घूम रही थी तो पृथ्वी पे दो फोर्सेस काम कर रहे थे। एक तो क्योंकि यहाँ पे साइड में सन बैठा था, ठीक है, तो सन अपनी तरफ इस पे क्या कर रहा था, ग्रेविटेशनल पुल कर रहा था, मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा था इसके ऊपर। और दूसरा, क्योंकि अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, इसलिए पृथ्वी पर एक फोर्स लग रहा था जिसको आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर, मतलब आपका अभिकेंद्री अपकेंद्री बल जो कहाँ लग रहा था, सेंट्रीफ्यूगल अंदर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, हाँ, अब केंद्रीय बल। क्लियर। तो ये दो फोर्सेस लग रहे थे। अब और तीसरी चीज क्या हो रही थी कि आप सोच के देखिए, आपने ये अपना अर्थ बनाई थी, आपने बोला कि अपर वाली लेयर जो है ये आपकी कैसी है, हार्ड है, और अब ये कैसी हो गई है, सॉलिड हो गई है। लेकिन जब अर्थ स्टार्टिंग में जब बनी थी, जब अर्थ वो बिग बैंग थ्योरी से जब बनी थी, तो केवल और केवल अर्थ जो थी वो एक आग का गोला था। कैसा था, स्फीयर ऑफ फायर, मतलब वहां पे केवल रेड कलर का हॉट आपको प्लेनेट दिख रहा था जिसमें कुछ भी नहीं था। क्लियर। तो जब स्टार्टिंग में पूरा रेड हॉट था, तो आपकी जो मेटल्स वगैरह थी, आपकी जितनी भी मेटल्स और रॉक्स वगैरह थी, वो मोल्टन स्टेट में थी। कैसी स्टेट में थी, मतलब पिघली हुई अवस्था में। अब मोल्टन स्टेट में थी मतलब आप क्या समझिए कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो सॉलिड बन चुका है, लेकिन अभी अंदर वाला अभी भी कैसा है, मोल्टन स्टेट में ही है। अंदर वाला अभी भी कैसा है, मोल्टन स्टेट में है। क्लियर है क्या ये बात, इतनी बात समझ में, अभी भी अंदर कैसा है, द्रव अवस्था में है ना। ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, द्रव अवस्था में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ रहा था क्योंकि आपकी अर्थ रिवॉल्यूशन कर रही थी, तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा था। क्या हो रहा था, मोल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में। आप ही जैसे मान लीजिए गाड़ी वगैरह में जा रहे हो, है ना, आपके पास पानी की बोतल है या ग्लास में पानी आपने भर लिया, अगर आपकी गाड़ी मूव कर रही है या किसी सर्कल में ऐसे घूम रही है, तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना उस लिक्विड के ऊपर भी, तो वही यहाँ पे भी कंडीशन हो रही थी। तो पृथ्वी के ऊपर दो तीन फोर्स लग रहे थे, एक आपका सन का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था, एक खुद का जो क्योंकि वो रिवॉल्यूशन कर रहा था तो mv²/r आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, और आपका क्या लग रहा था, मोल्टन स्टेट, मतलब इंटरनल फोर्सेस थे पृथ्वी के ऊपर। क्लियर। तो इन सब फोर्स होने के कारण हुआ ये जो लैंड वाला पार्ट था जिसको आपने पेंजिया बोला है ना, ये लैंड वाला पार्ट जो है इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, क्रैक आते हैं, और जो क्रैक आए वो कुछ इस तरीके से आए कि ये लैंड वाला पार्ट यहाँ से टूट गया। क्लियर। बीच में से क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब मैं आपको इसको स्पेसिफिकली इसको बताता हूँ कि ये हुआ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जरा, ये आपकी क्या है, ये आपकी अर्थ है, इसमें आप, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, ये पार्ट हो, ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों आपको जो दिख रहा है लैंड बॉडी है। ठीक है, और बाकी सब क्या है, ये वाटर है पूरा, यहाँ पे ये सब आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा वाटर है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये बीच में क्रैक आ गया होगा तो बीच में भी पानी फिल हो गया होगा, यहाँ पे वाटर फिल हो गया होगा ना पूरी तरीके से। क्लियर। और आपका लैंड वाला पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो लैंड वाला पार्ट जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एक पार्ट जो ऊपर की तरफ गया उसको आपने बोला कि ये अंगारा लैंड होगा। क्या होगा, अंगारा लैंड। इसको आपने क्या बोला, अंगारा लैंड होगा, मतलब इसको बोल दोगे अंगारा लैंड। क्लियर। और जो नीचे वाला पार्ट था जो डिवाइड होकर नीचे की तरफ आया था, इसको आपने बोला गोंडवाना लैंड। क्या बोला, गोंडवाना लैंड। क्लियर है क्या ये बात। ठीक है, ये यहाँ से बात शायद थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि ये क्या कहलाता है, तो ये गोंडवाना लैंड कहलाता है। क्लियर। चलिए, इतना हो गया। अब क्या होता है, ये बीच में जो पानी फिल हुआ था ना, यहाँ पे वाटर आ गया था, ये वाला कहलाया टेथिस सी। क्या कहलाया, ये कहलाया आपका टेथिस सी, टेथिस सागर, है ना।
अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद कि ये क्या कंडीशन है टेथिस सागर, इसको भूलिएगा नहीं, मैं फिर बाद में फिर से इसी के ऊपर आऊंगा टेथिस सागर के ऊपर। लेकिन अभी आपकी अर्थ रिवॉल्यूशन करना बंद नहीं की है ना, इसके ऊपर फोर्स लगना बंद हुए, तो ये दो पार्ट जो दो डिवीजन हुए हैं ये यहाँ रुकेगी नहीं बात, अभी और डिवीजन होंगे। तो आगे जब डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, अब आपका जो अर्थ है, अब अर्थ के ऊपर वाला जो मतलब अंगारा लैंड वाला पार्ट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अंगारा लैंड कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में, और गोंडवाना जो होता है वो होता है तीन पार्ट में डिवाइड। क्लियर। अगली कंडीशन में जो इसके ऊपर फोर्स लग रहे थे उसमें ये कंडीशन बनती है, और बीच में जो पार्ट है आपका ये भी कौन सा है, टेथिस सी वाला है ना। चलिए ये कंडीशन है। अब आप देखिए क्या हुआ, अब पृथ्वी के ऊपर जो फोर्स लग रहे थे उससे ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये चले गया है कहां पर, कुछ इस साइड। ठीक है, और इस साइड गया मतलब ये आपका, इस साइड गया मतलब ये आपका बना नॉर्थ अमेरिका। क्या बना, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है क्या ये बात। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये बना आपका साउथ अमेरिका। क्या बना, साउथ अमेरिका। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है कि जो आपकी आज के कॉन्टिनेंट्स जो हैं, जो आपके महाद्वीप हैं, जो बोलना चाहिए कि आपकी जो प्लेट्स हैं वो कैसे डिवाइड हुई थी, और ये प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स। क्लियर। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या, आप तो समझ गए होंगे कि ये आपका अफ्रीका है ना, ये आपका क्या है, अफ्रीका है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये आपका बना इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। कौन सी बनी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ठीक है, मतलब क्या था, मतलब ये था कि इसी से आपका इंडिया निकल के आएगा और इसी से आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बनने वाला है। क्लियर। और ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है, यूरोपियन प्लेट। क्या कहलाइए, यूरोपियन प्लेट। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये पांच बड़ी बड़ी प्लेट्स जो थी वो ये कंडीशन में थी। अब क्या होता है फिर से, और एक आपका नीचे पार्ट आने वाला है जो आपका बाद में बताएंगे अंटार्कटिका है ना, एक प्लेट में आपका अंटार्कटिका भी तो है। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर से फर्दर डिवीजन हुआ, और डिवीजन हुआ तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट थी फर्दर डिवाइड हो जाती है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का फिर से डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद यहाँ से आप ये समझिए कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाता है। अब जब एशिया और ऑस्ट्रेलिया अलग होता है ना, तो यहाँ कंडीशन ये होती है कि एशिया जो होगा वो अपने से इस डायरेक्शन में है ना, मतलब आप बोलेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है कौन, एशिया। क्लियर। और ऑस्ट्रेलिया जो था वो ऑस्ट्रेलिया इधर निकल गया, इसीलिए आप देखेंगे मैप में कि आपको ऑस्ट्रेलिया इस साइड यहाँ दिखने वाला है ना, और आपको इंडिया जो है वो यूरोप के पास में नीचे दिखता है, सॉरी एशिया जो है आपको यूरोप के पास में दिखता है। क्लियर। तो धीरे धीरे मूवमेंट होते होते क्या हुआ कि ये जो आपका इंडियन प्लेट थी, ये जो आपकी इंडियन प्लेट थी जिसको आपने एशिया बोला है टोटल, वो आपका मूव करके कहां पर चले गया, यूरोपियन प्लेट के पास चले गया। तो आप नेक्स्ट कंडीशन में देखेंगे हमारी जो अर्थ है उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, ये आपका कौन है, चलिए मैं क्लियर वही बना देता हूं जो आपको मैप में दिखेगा। ये कौन है आपका, नॉर्थ अमेरिका। कौन है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, ये कौन है, तो ये है आपका साउथ अमेरिका। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ कौन है, तो यहाँ आपने बोला कि ये आपका यूरोपियन प्लेट है, इसको मैं बता रहा हूँ यूरोपियन प्लेट है। ये कौन है, तो ये है आपकी अफ्रीका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्लियर। और अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पर आपको मिलेगी ये आपका इंडिया है, और आप इसके आसपास का कॉन्टिनेंट देखेंगे तो आप इसको बोलेंगे कि ये एशियन प्लेट है। कैसी प्लेट है ये, एशियन प्लेट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई क्या ये बात कि ये ऊपर चले गया, इंडिया की जो इंडिया या एशिया का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में हुआ और ऊपर चले गया, ऑस्ट्रेलिया निकल लिया इधर। क्लियर, इतना समझ में आया। अब सुनिए, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, और ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है ना, आप इसमें कुछ मत समझिए क्या है, ये पूरा आपको वाटर बॉडी है ना, ये पूरा क्या है, यहाँ पे पूरा वाटर फील्ड है ये सब। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा वापस पीछे आते हैं, मैंने आपको जो टेथिस सागर के बारे में बात की थी, टेथिस सी के बारे में जो बात की थी उसके बारे में देखते थे। क्या हुआ कि अंगारा और गोंडवाना जो बने, अंगारा और गोंडवाना से कुछ रिवर्स स्टार्ट होती हैं। क्या होती हैं, रिवर्स फ्लो होना स्टार्ट हुई, और रिवर जब स्टार्ट हुई तो इस डायरेक्शन में आई रिवर्स। ठीक है, अब एक बात यहाँ से समझ लीजिए जो आपकी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में भी काम आने वाला है, इंडियन ज्योग्राफी में भी काम आता है, कि रिवर्स जब भी फ्लो करती हैं तो अपने साथ में सॉइल पार्टिकल लेके जाती है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है गाद। क्या बोला जाता है, गाद बोला जाता है। तो ये जब लेके जा रही है तो जहां पर रिवर अपना पानी ड्रॉप करती है वहां पर ये क्या करेगी, वो जितने भी सॉइल पार्टिकल है उनको सबको डिपॉजिट कर देगी, वहां पे जमा कर देगी। तो जैसे ही रिवर्स की डायरेक्शन कैसी हुई आपके टेथिस सागर की तरफ, अब टेथिस सागर में जाकर सब यहाँ पर क्या हो गया, ये सॉइल पार्टिकल, ये जो बारी बारी दिख तो नहीं रहा होगा, ये सॉइल पार्टिकल यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। ठीक है, अब
सॉइल पार्टिकल इकट्ठा हुए, और आप देखिए आपकी एशियन प्लेट की डायरेक्शन क्या है, ये है, और ऊपर कौन सी यूरोपियन प्लेट है, ये यूरोपियन प्लेट। अगर आप ज्यादा समझना चाहें तो इसको ऐसी बना लीजिए, ये यूरोपियन प्लेट आपकी है ना। तो आपकी एशियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट क्या हो गई, टकरा गई, और बीच में ही तो टेथिस सागर था, यहीं पे तो आपका टेथिस सी था, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, एशियन प्लेट जब यूरोपियन प्लेट के पास गई तो बीच में जो आपने अभी जो रिवर्स के थ्रू जो आपकी सॉइल आई थी, वो डिपॉजिट हुई थी, वो कंप्रेस होने लगी। और जब सॉइल कंप्रेस होगी तो आप इसको कॉमन सेंस से समझिए कि अगर कोई बीच में पार्ट है, सॉइल वगैरह जमा हुआ और दोनों साइड से कंप्रेस हो रहा है, तो पार्ट ऊपर उठ जाएगा, है ना। जो सॉइल वाला डिपोजिशन हुआ है वो पूरा ऊपर उठ जाएगा ना। तो जो टेथिस सागर था वहीं पर आपका हिमालय बन गया। क्या बन गया, हिमालय। मतलब अगर आपसे पूछे कि आज का जो आपका हिमालय है वो कैसा है, तो 2 पॉइंट याद रखना हिमालय के बारे में। एक तो आप याद रखेंगे कि ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है ये, न्यू फोल्डेड माउंटेन, मतलब नया, अभी भी बढ़ रहा है, बन रहा है, ठीक है। और दूसरा आप क्या याद रखेंगे, कहाँ बना, तो ये बना टेथिस सागर। कहाँ बना, इसकी जो उत्पत्ति हुई है या जो इसका उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ, टेथिस सागर में। 2 बातें हिमालय की जब याद रखना, बाकी सारी चीजें छोड़ देना, हिमालय जो पढ़ेंगे तो बता देंगे डिटेल। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि अपना एशिया जो है वो यूरोप के साथ में लग गया है, इसलिए इस प्लेट को अब नाम दे दिया गया है यूरेशियन प्लेट। क्या दे दिया गया है, यूरेशियन प्लेट। इसको क्या बोल देते हैं आप लोग कि ये यूरेशियन प्लेट है। बाकी आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, और ये वाली प्लेट आपकी कौन सी हो गई, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। ये आपके पास प्लेट्स हैं टोटल, ठीक। अब सुनिए, अब क्या बात हो रही थी, अब हमारी बात हो रही थी, आप फिर से पीछे आइए। आपका ये लैंड पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था ना, पेंजिया, और पेंजिया को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, आपने बोला था गोंडवाना लैंड होगा। गोंडवाना लैंड में देखिए आप, गोंडवाना लैंड से ही डिवाइड हुए 3 पार्ट, उसी में आपका क्या है, इंडिया है। इसी इंडिया में आपका मध्य प्रदेश होगा। तो क्योंकि मध्य प्रदेश कहां से ओरिजिनेट हुआ है, वो हुआ है आपकी इस गोंडवाना प्लेट से, है ना। तो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, वहां से मध्य प्रदेश का ओरिजिन हुआ है, या गोंडवाना लैंड का पार्ट है आपका मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश को आप बोल देते हो कि मध्य प्रदेश कैसा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई कि मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड का पार्ट क्यों बोला जाता है, ये बात इतनी समझ में आई। अभी नॉर्थ ईस्ट वाला बताया नहीं है, अभी केवल इतनी बात कर रहा हूँ कि गोंडवाना, मध्य प्रदेश को गोंडवाना का पार्ट क्यों बोला जाता है, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। सुनिए, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक आपको मैं पढ़ाता हूँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लास जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि यही वाली क्लास आपकी लगभग पूरी ज्योग्राफी जब तक चलती रहेगी तब तक ये पार्ट आता रहेगा। तो इसको डिटेल में समझ लीजिए। अगर ये समझ लिया, और इसके बाद मैं आपको एक पेज और समझाने वाला हूँ जो आपका ज्योग्राफिकल डिवीजन वाला पेज होगा, वो 2 पेज अगर आपने समझ लीजिए तो ये समझ लीजिएगा कि आप 80% ज्योग्राफी आपको बन जाएगी यहीं पे, केवल 2 क्लास में, ठीक। तो पहले इसको समझिए कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो क्योंकि आपकी जो अर्थ है, अर्थ पे आप ये समझिए कि आपका वही वाली कंडीशन 71% पे वाटर और आपका 29% पे क्या होता है, 29% पे लैंड पार्ट। अब मुझे ये बताइए, अगर लैंड पार्ट होता तो आप नाम रख देते वहां पर कुछ भी कि ये नाम, ये प्लेस ये है, इंदौर है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, फलाना ठिकाना, है ना। लेकिन यार पानी में कैसे नाम रखते आप, वाटर बॉडी में कैसे नाम रखते हैं, वहां पे क्या पोल्स लगा देते कि इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे ये नाम है, वैसा नाम है। तो क्या हुआ कि आपको आपकी जो 71% वाला एरिया है उस जगह पर, वैसे भी ये 29% भी कम नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, तो आपको ना एक किसी भी फिक्स्ड पॉइंट की, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट बनाया और बोला कि बताइए ये पॉइंट कहाँ पे है ना, अर्थ में कहाँ पे, तो आपको इसकी लोकेशन बताना था। क्या बताना था, एग्जैक्ट लोकेशन की ये पॉइंट है कहाँ पर, ठीक। तो इस लोकेशन को बताने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 चीजें, 2 लाइंस ड्रॉ की अर्थ पे, जिनको आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोलते हो। ये दोनों लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। हुआ क्या था, इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करने के लिए ये लोग सब लोग जाकर, उस समय क्योंकि जब लाइन ड्रॉ कर रहे थे तब तक वर्ल्ड में सुपर पावर जो था वो ब्रिटेन था। कौन था, ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन के ये लंदन में जाकर बैठे हैं, सब कहाँ जाकर बैठे, ठीक है, लंदन में जाकर बैठे, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अर्थ पे क्या करेंगे, कुछ लाइंस ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे मतलब हम लोगों को लोकेशन चाहिए इस पॉइंट की। कोई पूछ रहा है कि बताओ इस
ये पानी में भी हो सकता है, लैंड पार्ट में भी हो सकता है, वाटर में भी, कहीं भी हो सकता है। अच्छा, एक पॉइंट और, अगर आपसे पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पहली बार सबसे पहले बर्थ कहाँ लिया था, तो याद रखना वाटर में। ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, पर बार बार पूछता है, मैंने आपको पहले बता दिया है जब साइंस पढ़ रहे थे, है ना। बस इतना ही बताना था। अब सुनिए, लंदन में ये लोग सब बैठे थे, है ना। लंदन में इन लोगों ने बैठ के क्या किया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अर्थ को कुछ ऐसी इमेजिनरी पार्ट में या इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर देंगे जिससे इस पॉइंट की लोकेशन आ जाए। तो इन्होंने सबसे पहले अर्थ को बीच से बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी और अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो मुझसे नहीं हुआ, है ना। क्या किया इन्होंने, बिल्कुल बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी और अर्थ को अपर हाफ और लोअर हाफ में इन्होंने डिवाइड कर दिया। इसको ऊपर वाले पार्ट को इन्होंने बोला कि ये होगा नदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोले इन्होंने, नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध बोला इसको, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट था उसको उन्होंने बोला सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला, सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। दो पार्ट में डिवाइड किया है अभी। अब जो ये लाइन इन्होंने बीच में ड्रॉ की थी, इसको इन्होंने नाम दे दिया 0 डिग्री। क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री। 0 डिग्री नाम दिया। साथ ही में क्योंकि ये आपकी अर्थ के बीचों बीच में थी, कैसी थी, बीचों बीच में थी, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम था वो नाम, मतलब इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा, एक चीज। दूसरा, इसी को बोला जाता है इक्वेटर। क्या बोलते हैं आप इसको, इक्वेटर। क्लियर। तीसरा, इसी को बोलते हैं आप विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं आप, विषुवत रेखा। और इसी को आप बोल सकते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। अच्छा, अब एक बात और सुन लीजिएगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश, इनको हिंदी में अक्षांश एंड देशांतर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अक्षांश और इसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है। अक्षांश मतलब आड़ी रेखा, क्या बोलोगे आप, अक्षांश मतलब आड़ी रेखा, और लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब अर्थ पे जो आपने हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है उनको आप लैटिट्यूड्स बोलेंगे, और जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है उनको आप बोलते हो लॉन्गिट्यूड। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या कहलाएगी, आपकी लैटिट्यूड कहलाएगी। और कौन सी, तो 0 डिग्री। क्लियर। अब एक से तो काम बना नहीं। अब आप इतना क्लियर कर सकते थे कि ये जो पॉइंट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, इतना ही बता सकते थे, लेकिन अभी भी आप एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी ना बता पाएंगे। तो हमने फिर से फर्दर क्या किया, ये जो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर है, इसको हमने और पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की, और वो कैसे की देखते हैं। देखिए, आपका अब थोड़ा सा और बड़ा बना के बता देते हैं डायग्राम। ये आपकी 0 डिग्री हो गई, 0 डिग्री लाइन हो गई, ठीक। अब क्या किया, आप इसको केवल अपर वाले पार्ट को अगर आप देखोगे, अपर वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये आपका एक प्रोटेक्टर टाइप का दिख रहा है ना आपको, है ना, हाफ पार्ट दिख रहा है। अब उस समय जितने साइंटिस्ट थे वो ऐसा तो नहीं है कि अर्थ पे जाकर लाइन खींच रहे थे, ये ऑन पेपर काम चल रहा था, तो कुछ ऐसा ही पार्ट दिखेगा। तो क्या किया, यहाँ पर प्रोटेक्टर रख दिया इन्होंने, और प्रोटेक्टर में आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है और इधर जाता है 180 तक, ठीक है। और यहाँ 0 से स्टार्ट होता है तो इधर जाता है 180 तक, ये आपको पता ही होगा मार्किंग। लेकिन बीचों बीच यहाँ अगर आप देखेंगे तो बीचों बीच आपको जो दिखता है, बीचों बीच जो पार्ट होता है वो आपका होता है 90 डिग्री का होता है। तो इन्हें सबसे पहले क्या किया, ये जो मार्किंग थी 1 2 3 4 5 90, इधर भी 1, यहाँ से भी शुरू कैसे किया इन्होंने, 0 1 2 3 4 90, और ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ से पॉइंट से इन्होंने फर्स्ट वाले मार्क को सेकंड वाले मार्क, थर्ड वाले मार्क, इस तरीके से क्या कर दिया, मिलाते गए। और इधर भी ऐसा ही किया इन्होंने, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हुआ इसको क्या करते गए, ज्वाइन करते गए, है ना। हर डिग्री पे इन्होंने पॉइंट ज्वाइन कर दिया, और ये वाला 90 वाला दोनों तरफ से सेम गया, ठीक है। ये वाला क्योंकि 90 डिग्री इधर से देखोगे तो भी 90 आएगा, इधर से देखोगे तो भी 90 यही आने वाला। तो 0 डिग्री तो लाइन ये वाली हो चुकी थी, इस लाइन को इन्होंने 0 डिग्री बोला। लेकिन अब देखिए ये दिख रहा था ना आपको, अजीब सा दिख रहा है। अब इन्होंने फाइनली क्या किया कि जो आपकी 1 डिग्री वाली लाइन है, कौन सी वाली लाइन, ये आपकी 1 डिग्री होगी, और इधर भी आपकी 1 डिग्री होगी, ये आपकी 2 डिग्री होगी, इधर भी आपकी 2 डिग्री होगी। तो इन्होंने 1 डिग्री टू 1 डिग्री को ज्वाइन कर दिया, 2 डिग्री से 2 डिग्री को ज्वाइन कर दिया। तो कुछ आपके पास लाइंस जो आई वो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस आई, कैसी लाइन आई, हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्लियर है क्या। अब आप सोचिए कि अगर आपने डिग्री वाइज मैच किया है तो ये वाली लाइन सारी लाइन जो होंगे वो पैरेलल होंगी क्या, है ना। अगर आपने डिग्री से डिग्री को ज्वाइन किया, सेम डिग्री को, तो सारी लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो आपके जो अक्षांश या लैटिट्यूड्स जो होते हैं, इन लैटिट्यूड्स को पैरेलल लाइन या समानांतर रेखाएं भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस ड्रॉन ऑन अर्थ, है ना, लैटिट्यूड्स होते हैं। क्लियर है क्या, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से चलते गए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया क्या, 90। आप सोचिए कि ये जो सब आप काम कर रहे थे नदर्न हेमिस्फीयर में था, किसमें था, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपने क्या बोला है, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से आप करते हुए आपने बोला 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है।
क्लियर? इसी को आप बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल बोला जाता है, 90 डिग्री नॉर्थ। क्लियर है ये बात? ठीक। अब जैसा काम इन्होंने ऊपर की तरफ किया था वैसा ही आपकी अर्थ नीचे भी तो थी, है ना? तो सेम प्रोटेक्टर को नीचे रखा, नीचे रखने के बाद फिर से वही वैसी ही लाइन ड्रॉ की और फिर से इन्होंने क्या कर दिया, ऐसी लाइंस बना दी 1 डिग्री टू 1 डिग्री, 2 डिग्री टू 2 डिग्री और एंड सो ऑन। ये बन गया आपका लास्ट में 90 डिग्री साउथ, मतलब दक्षिणी ध्रुव, और ये बन गया आपका 1 डिग्री। अब देखिए 1 डिग्री ऊपर भी जा रहा था नीचे भी जा रहा था, इन्होंने नॉमेनक्लेचर कैसे किया, इसको बोलते हैं 1 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं 2 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं 3 डिग्री साउथ। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई? ये ड्रॉ हुए थे, ये जो ड्रॉ किए गए थे ये बनाए थे हमने लैटिट्यूड से अक्षांश। ये क्या है आपके? अक्षांश है, लैटिट्यूड है। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो। ठीक है, चल अब सुनिए। देखो ऊपर आप क्या समझ रहे हैं, ऊपर आपको देखो 90 लाइंस मिल रही है, नीचे भी आप देखोगे 90 लाइंस, तो टोटल 180 लाइंस में आपकी पूरी अर्थ कवर हो जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं यार। मतलब आपकी अर्थ इतनी बड़ी है और टोटल लाइंस कितनी बनी आपके पास? 180। तो क्या हुआ, आपने जो ये जो डिग्री, मतलब आपने दो कंसेक्यूटिव डिग्रीज जो है ना, इसको फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 60 पार्ट्स में। और ईच पार्ट जो हुआ उसको आपने बोला मिनट। क्या बोला आपने? मिनट, है ना? एक पार्ट को आपने बोल दिया कि 1 मिनट होगा। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत बड़ा, क्योंकि आपकी जो अर्थ है, अगर आप अर्थ देखोगे तो अर्थ की रेडियस होती है 6371 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस की बात कर रहा हूँ, अर्थ की रेडियस 6371 किलोमीटर, इधर इतना इधर इतना, तो मतलब आप समझ लीजिए 13,000 के आसपास पड़ती ऑलमोस्ट, है ना? तो आपने पहले 2 डिग्री को किस में डिवाइड किया? मिनट्स में डिवाइड किया, तो टोटल 60 मिनट्स बनाया। और फिर हमारे पास पार्ट बड़े आ रहे थे, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री, सॉरी 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरीके से लिखे। तो आपके जो 2 मिनट्स हैं इसको फर्दर आपने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और ये जो 60 पार्ट्स हैं, ये 60 पार्ट्स आपके कहलाए क्या? ये आपके कहलाए सेकंड्स, है ना? ये आपके क्या कहलाए? सेकंड्स। तो आप कभी भी ये बता सकते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में 60 पार्ट्स मिनट है, मतलब टोटल 60 मिनट्स है, और 2 मिनट्स के बीच में आपके क्या मिलेंगे? 60 पार्ट मिलेंगे, किसके? सेकंड्स के। क्लियर है ये बात? ठीक। अब जाकर कहीं हमारा पोर्शन जो था वो 8-10 किलोमीटर के बीच में गैप बन रहा था, मतलब 2 सेकंड्स के बीच में भी कितना आ रहा है? अभी भी 10 किलोमीटर के आसपास आता है ना, बट ठीक है, इतना चल जाएगा। अभी और क्लासिफाई कर सकते हैं, बट इतना आप याद रखिए अभी तो फिलहाल। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आ गई है? थोड़ी सी मैं और आगे बढ़ता हूँ, इसी को थोड़ा इलॉबरेट कर देता हूँ। देखो आपको अच्छे से बना के बताता हूँ। हमारी अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखी रही होगी, ब्लू कलर की अर्थ, है ना? ये आपने बनाई अर्थ, ठीक है। अब इस अर्थ पे आपने लाइन ड्रॉ की है। लाइन ड्रॉ की है कौन सी? आपने बोला ये हमारी अक्षांश है। तो मैं आपको कुछ ही लाइन बना के बताऊंगा, सब नहीं बनाऊंगा। चलिए यहाँ तक बना देता हूँ, और यहाँ पे ये बीच वाली जो लाइन है इसको आपने बोला 0 डिग्री, इसको आपने क्या बोला है? 0 डिग्री। ऊपर वाला पोर्शन आपका नॉर्थ, नीचे वाला आपका साउथ। ठीक। क्या हुआ, हमने ये देखा था, देखो शॉर्ट में समझना, हमारा सौर मंडल या जो सोलर सिस्टम है वो ये है, ये आपका क्या है? सन है ना, और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो अगर ये अर्थ, ये आपको मैं कैसे समझाऊं, चलिए देखिए। अगर मान लीजिए ये सन है ना, सन ऐसा रखा हुआ है, तो अर्थ ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अर्थ हमारी जो है वो टिल्टेड है। क्या है? थोड़ी सी टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है? तो आप बोलेंगे कि देखिए सीधा एक्सिस जो है उसका ये वाला है, तो अर्थ का भी एक्सिस यही जाना था, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। कितनी है? 23.5 डिग्री। तो हमारी जो अर्थ बनती है ना, इसका आप इसको ऐसे समझिए कि हमारी अर्थ का ये पोर्शन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अर्थ जो रोटेट करती है वो इस तरीके से करती है। क्लियर है क्या? तो ये जो एंगल बना है ये कितना बना? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो वही 23.5 डिग्री जो है वो हमने हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं उन लैटिट्यूड में एक बनाया 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और दूसरा हमने बनाया 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, ठीक। अब ये जब बने तो इनको कुछ नाम दिया गया। तो ये 23 नॉर्थ जो है इसको हमने बोला कर्क रेखा। इसको हमने क्या बोला? कर्क रेखा, या इसी को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और दूसरा जो है अपना वो क्या है? कर्क, और दूसरी क्या है आपकी? मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, चलिए अब ये दो चीजें याद रखिएगा। आपके पास दो क्या आ गई? दो लाइंस आ गई हैं। कितनी आई हैं? दो लाइन आई हैं। एक को आप कैंसर बोलते हैं, दूसरे को आप क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। क्लियर? ठीक। कितने पे है? ये आपके पास 23 नॉर्थ पे है, 23.5 साउथ पे है ना, 23.5 दोनों जगह पे। क्लियर इतना?
अब एक और बात सुनिए, ये जो आपने ट्रॉपिक बोला है, ये जो आपने ट्रॉपिक लिखा है, इसके बीच वाला जो रीजन आपको ये दिख रहा है, जो है ना, और अच्छे से बना देता हूं, ये वाला जो आपको क्षेत्र जो दिख रहा है, ये साल भर तक क्या करता है, ये साल भर तक यहाँ पर आपको सन जो है इसी पार्ट में घूमता हुआ दिखाई देता है, इसी पोर्शन में आपको सन दिखाई देगा घूमता हुआ, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे ये ट्रॉपिकल रीजन है, आप इसको क्या बोलते हो, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ट्रॉपिकल रीजन, क्लियर है क्या, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसको क्या बोलते हो आप, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, क्लियर। अब ये चीज आपकी दो जगह आने वाली है, अभी से बता देता हूँ, एक तो जब आप फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो आएगी, और दूसरा फॉरेस्ट के साथ दूसरा आप पढ़ने वाले हो सीजन में, जब रेनी सीजन वगैरह आएगा तो वहां पर एक नाम आएगा, ट्रॉपिकल नाम आएगा, तो वहां कंफ्यूज मत होना, ये वाला है 23 एंड नॉर्थ से 23 एंड नॉर्थ और साउथ के बीच में, क्लियर, ठीक। अब एक और पॉइंट समझ लीजिए, देखिए ये कितना था, 90 था टोटल, ठीक है, और ये भी आपका 90 डिग्री था। अब 90 में से 23 हाफ माइनस करेंगे तो आपके पास जो आता है वो 66 एंड हाफ आता है, कितना आता है, 66 एंड हाफ। तो दो लाइन आपके पास और है, कौन कौन सी लाइन है, तो उनकी अगर हम बात करें तो दो लाइन आपकी और में, एक लाइन आपको मिलने वाली है 66 एंड हाफ डिग्री साउथ, और एक आपको मिलने वाली है 66 एंड हाफ डिग्री क्या, नॉर्थ। अब ये लाइन क्या है, तो नीचे वाली जो लाइन है इसको आप बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको क्या बोलते हो आप, आर्कटिक सर्कल, क्लियर है ना, ये क्या है आपका आर्कटिक वृत्त, ठीक। और ऊपर वाला क्या है, तो इसको आप बोलते हो, मैंने गलत बता दिया, नीचे वाला अंटार्कटिक, नीचे वाला जो होगा वो कौन सा है, अंटार्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिका वृत्त है ना, इसको आप बोलते हो अंटार्कटिका, है ना, और ये आपका क्या हो जाता है, आर्कटिक सर्कल, क्लियर है, मतलब इसको बोलोगे आर्कटिक वृत्त। ये दो चीजें और याद रख लेना। तो अब आपके पास क्या क्या चीजें हो चुकी है, एक आप बोलोगे आपके पास पोल हो गए, नॉर्थ एंड साउथ पोल, दूसरा आपने बोला कि आपके पास कर्क रेखा, कैंसर और मकर रेखा मतलब कैप्रिकॉर्न हो गई है, एक आपका ऊपर 66 एंड हाफ नॉर्थ जो है वो कहलाएगा आर्कटिक, और 66 एंड हाफ साउथ जो है वो कहलाएगा आपका क्या, अंटार्कटिक। इतनी बात याद रखना, ये भी आपकी अर्थ हुई है, ठीक है। आपने केवल ड्रॉ क्या किए हैं, तो आपने ड्रॉ किए हैं आपके लेटीट्यूड, सभी लेटीट्यूड मतलब अक्षांश ड्रॉ किए हैं। ऐसे और याद रख सकते हो कि देखो आड़ी लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल, मतलब जो लेटा हुआ है, लेटे कैसे वैसे ही ना कि खड़े खड़े लेट जाते हो। हाँ क्या बोल रहे हैं विकास जी, कर देंगे, शेयर कर देंगे, एक तो यही पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, और जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें भी रहेगा ये, है ना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चलिए देखो कहाँ तक थे हम लोगों ने ये देख लिया। अब क्या हुआ, ये वाला पार्ट तो आपका क्या था, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट आपका हॉरिजॉन्टल था, लेकिन अब आपको इससे काम नहीं बना। मान लीजिए कि वो पॉइंट ये था, है ना, तो आप कैसे बताओगे, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये 22 एंड 23 के बीच में है ना, कहाँ पे कोई ढूंढेगा तो बेचारा उसको पूरी ये वाली पट्टी, ये जो स्ट्रिप है, ये ढूंढना पड़ेगी 22 एंड 23 के बीच में। तो हमको क्या करना पड़ा, हमने वर्टिकल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब वर्टिकल आपने अर्थ को कुछ इस तरीके से भी डिवाइड किया, ये आपने अर्थ बनाई और अर्थ को आपने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि आपकी अर्थ ना स्फेयर है, कैसा है, गोला है ना, बिल्कुल शेप की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपसे पूछे अर्थ का शेप तो आप तो ये बताओगे जियोइड है, कैसा है अर्थ का शेप, कैसा है, जियोइड शेप होता है, ठीक है ना। और अर्थ कैसी, दो बात याद रखना, एक तो जियोइड शेप है, दूसरा अर्थ के बारे में याद रखना कि अर्थ लेटा हुआ है, गिरा हुआ अंडा है ना, गिरा हुआ मतलब थोड़ा गलत मत, मिनिमम निकालना, लेटा हुआ अंडा है, मतलब आप ऐसा बोलोगे कि हमारी जो अर्थ है ना वो ऊपर मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या है, फ्लैट है, फ्लैट मतलब थोड़ी सी चपटी है ऊपर से, और जो आपके ये इक्वेटर दिख रही है, इक्वेटर ये आपने 0 डिग्री बोला था ना, यहाँ पे ये क्या है, मोटी है बीच से, है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है ना बीच में से ही फैलती है, वैसी अपनी अर्थ भी है, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं कोई स्क्वायर ही मान लेता हूँ फिलहाल बात करने के लिए, तो स्क्वायर होगा तो आप मुझे बताओ कि जो आपने लाइन दिख रही है आपके सामने, ये स्ट्रेट लाइन होगी क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों, आप ऐसा स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर के ऊपर अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो लाइन तो कर्व्ड होगी, लेकिन आपको कैसी दिखेगी, वो लाइन तो स्ट्रेट दिखने वाली। बट अगर मैं उसके साइड में थोड़ा सा ड्रॉ करते जाऊँ, धीरे धीरे साइड में ड्रॉ करूंगा तो सारी लाइन मुझे कर्व दिखने लगेगी। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन तो ड्रॉ कर दी जिसको दे दिया नाम 0 डिग्री। क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री। अब ये अर्थ के बीच में से निकल रही थी, अर्थ के बीच में से जा रही थी, तो ये वाला पार्ट जो हुआ उसको हमने बोल दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला आपने क्या बोल दिया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोल दिया। मतलब आपका ये वाला जो हुआ वो पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये वाला आपका कौन सा हो गया, पूर्वी गोलार्ध। ये क्या ये बात समझ में आ गई? देखो अभी आपने पहले जब बीच में से डिवाइड किया था तो आपने बोला था कि उत्तरी और दक्षिणी, और अब आपने वर्टिकली डिवाइड किया है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो आपके पास ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर आया। क्लियर, ठीक। अब देखिए हुआ क्या
इस इतने से तो काम नहीं बनना था। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, ये वाली लाइन थी आपकी और आप यहाँ बोल रहे थे कि ये 21 और 22 के बीच में यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं, ये आपने बोला था। तो अब आप ये बता सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि वो 21 नॉर्थ एंड 22 नॉर्थ के बीच में और किसमें है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो उस बंदे को इतना ही घूमना पड़ेगा, लेकिन अभी भी उसको बहुत परेशानी आएगी, वो लोकेशन नहीं बता पाएगा। तो हमने और क्या किया, हमने इसको क्या किया, ये जो लाइंस थी, एक वर्टिकल लाइन आपकी क्या कहलाई, ये आपके लॉन्गिट्यूड बनने वाले हैं। कैसे बनने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड मतलब जो आपके देशांतर है, क्लियर। देशांतर लाइन जो है वो कैसी बनी, तो कर्व लाइन थी। वो कैसी लाइन थी, ये कर्व लाइंस थी, ठीक है। अब दूसरी अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरीके से बनेगी कुछ, ठीक है क्या, ये लाइंस बनती जाएंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी लाइन क्या बन जाएगी, आपकी बन जाएगी देशांतर लाइन, देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी, देशांतर रेखाएं होंगी, ठीक। अब आपने इनको नाम दिया, जब आप इस साइड जा रहे हैं तो ईस्टर्न वाला पार्ट दिख रहा है, तो आपने इसको, ये तो 0 डिग्री लाइन होगी, इसको आपने बोला 1 डिग्री ईस्ट, इसको बोला 2 डिग्री ईस्ट, इसको बोला 3 डिग्री ईस्ट, क्लियर। यहाँ जो दिखेगा वो दिखेगा 90 डिग्री ईस्ट, और इधर की साइड अगर जाओगे तो ये 1 डिग्री W, 2 डिग्री, और इस तरफ यहाँ दिखेगा आपको 90 डिग्री। लेकिन आप ये सोचिए ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ये तो आपको फ्रंट वाला पार्ट दिख रहा है ना अर्थ का, इसके पीछे भी तो पोर्शन होगा। जब इसके पीछे पोर्शन होगा तो उसको 1 2 3 नहीं किया है हमने, उसके पीछे वाला जो पार्ट है उसको 91 डिग्री ईस्ट, 92 डिग्री ईस्ट इस तरीके से चला दिया। यहाँ पे भी ऐसे देखोगे तो 91 डिग्री वेस्ट, फिर उसके बाद 92 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से चलता गया, क्लियर है क्या बात। तो आपके 180 जो पार्ट बने वो बने ईस्टर्न वाले हेमिस्फीयर में, और 180 पार्ट बने जो बने किसमें, वेस्टर्न वाले हेमिस्फीयर में। ये दो चीजें बनी, क्लियर, ये दोनों बातें समझ में आ गई। तो आपने फाइनली जो आपने अर्थ बनाई है, अब मैं आपको एक अर्थ बना के बता देता हूं। आपकी ये अर्थ है, आपने अर्थ पे ये जो किया है, ये क्या कर दी है, ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, जिसको आपने बोला है कि ये क्या होंगे, लेटिट्यूड्स होंगे। और ये जो लाइन